में 3 PGL या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स। बट इन 12 मॉलिक्यूल्स में से ओनली 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं ग्लूकोज बनाने में। सिर्फ 2 अणु होंगे जो कि ग्लूकोज बनाएंगे, बाकी के जो 10 अणु हैं वो क्या करते हैं? RUPP का रीजनरेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कैसे बनता है, देन उसके बाद में रीजनरेशन या पुनर्जनन। जो 2 मॉलिक्यूल हैं, इस 2 मॉलिक्यूल को भी हम क्या करते हैं? 1 मॉलिक्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ अलग कर लिया और ये एक और मॉलिक्यूल अलग कर लिया, एक अणु अलग, एक अणु अलग। एक अणु PGL फॉर्म में ही रहता है, जिसे हमने क्या कहा है? 3 PGL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोला है हमने। और जो दूसरा अणु है, ये अणु क्या होता है? ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, जो 3 PGL है ये क्या करता है? अपना एक आइसोमर बनाता है जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। ओके, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट बनेगा, इसे 3DHAP भी कहते हैं। तो इस तरह से जो PGL है, ये PGL किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DHAP में। और एंजाइम यूज होगा आइसोमरेज एंजाइम का यहाँ पर यूज किया जाएगा। आइसोमराइजेशन या हिंदी में इसको कहते हैं समावयवीकरण। मीन्स दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 होते हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर मीन्स उनके ऊपर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उनका ओरिएंटेशन या उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समावयवी या आइसोमर्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल तो PGL बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? DHAP बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये कंबाइंड होंगे तो जो पोजीशंस होंगी, इस पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पोजीशन और इस पर पोजीशन, इन पोजीशंस की वजह से ही फ्रक्टोज और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा? PGL का एक मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल है इसका? 1 मॉलिक्यूल। और DHAP का भी कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल। और दोनों के पास में क्या है? 3 कार्बन। तो PGL का एक मॉलिक्यूल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का एक मॉलिक्यूल, दोनों कंबाइन होते हैं। एंजाइम याद रखना है इंपॉर्टेंट, एल्डोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? एल्डोलेज। ठीक है, तो ये कंबाइंड होगा, ये कंबाइंड होगा। इसके पास भी एक फॉस्फेट है, इसके पास भी एक फॉस्फेट है, तो टोटल फॉस्फेट कितने हो जाते हैं? 2। तो ये दोनों कंबाइंड होकर बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6, क्योंकि 3 कार्बन तो पहले कार्बन पर और 6th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा, डाई फॉस्फेट। क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब बहुत सिंपल रिएक्शंस यहाँ पर होंगी। देखें, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में क्या करेगा? फॉस्फेट को रिलीज करेगा। हमने कहा ATP नहीं बनता तो क्या बनेगा? H3PO4, मॉलिक्यूल एक ही है। और ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है अगेन क्या करता है? अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा और बनाएगा H3PO4। और जो फॉस्फेट, दोनों फॉस्फेट रिलीज हो चुके हैं यहाँ पर, तो फाइनली क्या बचता है? फ्रक्टोज। और यही फ्रक्टोज या ग्लूकोज हम इसको कह सकते हैं, आगे जाकर बनाता है, यही फ्रक्टोज आगे जाकर क्या बनाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज ग्लूकोज आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? स्टार्च। तो इस तरह से जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से क्या करते हैं? फ्रक्टोज या ग्लूकोज बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हमें याद ये भी रखना है बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नीट में स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस। ये जो PGL है, इस PGL के जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उससे हमें क्या करना है? RUPP का वापस से रीजनरेशन करना है, पुनर्जनन करना है। वो फिर से बनेगा ताकि साइकिल में ऐड हो सके। तो अब वो किस तरह से ऐड होगा? तो हम इसको ट्रिकी समझते हैं। 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 10 मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किस तरह से करेंगे? हमने कुछ इस तरह से इसको डिवाइड किया, 2 मॉलिक्यूल्स अलग कर लिए इसके। ठीक है, ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल्स हमने इसके अलग कर लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हमने इसके
और अलग कर लिए हैं, और ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स हमने इसके और अलग कर लिए हैं। किसके? पीजीएल के। पीजीएल के टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन 10 मॉलिक्यूल्स को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। इन 10 मॉलिक्यूल्स में से ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आइसोमेराइजेशन करते हैं। ये क्या है? पीजीएल है। पीजीएल के 10 मॉलिक्यूल्स में से 4 मॉलिक्यूल्स को हमने सबसे पहले लिया है। 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या करेंगे? आइसोमेराइजेशन। किसकी प्रेजेंस में? आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो आप देखें आइसोमरेज एंजाइम है। आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा? यहाँ पर पीजीएल से बना देगा डीएचएपी। तो डीएचएपी के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 4 मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कैसे बनता है डीएचएपी। तो यहाँ पर क्या हुआ? डीएचएपी बना। इस डीएचएपी को भी हम डिवाइड कर देते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया, 4 मॉलिक्यूल्स अलग निकाले। 4 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? डीएचएपी बनाते हैं। डीएचएपी के भी 2-2 मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब देखें, पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल और डीएचएपी के 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हो सकते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एल्डोलेज की प्रेजेंस में। तो ये कंबाइंड होते हैं किसकी प्रेजेंस में? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बाइंड होते हैं तो हमें पता है क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। शॉर्ट में लिख रहे हैं, हमने वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फर्दर रिएक्शन हमें पता है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है क्या करता है? H3PO4 को रिलीज कर देता है और क्या बनाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ हम इसको रोक देते हैं। जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये बना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएचएपी से। जब एक मॉलिक्यूल जुड़े थे तो 1 मॉलिक्यूल बना था। 2-2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो यहाँ क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ये बनेगा और इसी से ही 2 मॉलिक्यूल्स ये बनेगा और 2 मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा? H3PO4। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये रिएक्शन करता है एक एंजाइम, एक पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल। पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि बाकी 2 मॉलिक्यूल तो यूज हो चुके हैं, अभी 2 मॉलिक्यूल और बचे हुए हैं। पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल। 6 कार्बन 3 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए? 9 कार्बन हो जाते हैं। तो ये जो 9 कार्बन हैं ये 2 तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। एक जो कंपाउंड बनेगा 9 कार्बन है तो 4-5 के रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। एक जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। नाम से पता चल रहा है कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। ठीक है, तो बनेगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और दूसरा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। मींस इसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट है, इसकी 4th कार्बन पे फॉस्फेट है, तो इसका नाम है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। मैंने जैसे कहा कि नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि 5 कार्बन शुगर C3 में कौन कौन सी बनती है? तो 5 कार्बन शुगर ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी बनती है और राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 4 कार्बन शुगर कौन सी बनती है? तो ये 4 कार्बन शुगर एक ही बनती है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जिसके पास में 4 कार्बन है। 3 कार्बन के अंदर और कंपाउंड्स बनते हैं बट शुगर यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखिए आप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल थे, पीजीएल 2 थे, तो ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। और ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। एंजाइम यहाँ पर आप याद रखें, एंजाइम यूज होता है ट्रांस कीटोलेज। ट्रांस कीटोलेज ये एंजाइम यहाँ पर यूज होगा जिससे कि एरिथ्रोज और ज़ाइलुलोज बनेंगे। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं हम। जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ये किसी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से कंबाइंड होगा और वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन है? ये डीएचएपी।
इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और DHAP दोनों कंबाइंड होंगे। एंजाइम यहाँ पर यूज होता है ट्रांस एल्डोलेज, ओके। तो ये दोनों कंबाइंड होंगे। देखें दो मॉलिक्यूल दोनों के हैं, 3 कार्बन इसके पास है और 4 कार्बन इसके पास है। तो यहाँ पर ये एक कंपाउंड बनाते हैं। इसका नाम जरूर याद रखें, इसका नाम है सिडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। बिकॉज DHAP भी एक फॉस्फेट लाएगा और ये भी एक फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। इसका नाम आप जरूर याद रखें, सिडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। ये जो सिडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट है, दिस इज दी ओनली 7 कार्बन शुगर इन C3 साइकिल। पूरे C3 साइकिल में सिर्फ ये एक अकेली ऐसी शुगर है जिसके अंदर मैक्सिमम 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज हमने 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन पढ़ा है, बट ये क्या होती है, 7 कार्बन शुगर होती है, मैक्सिमम इसके पास कार्बन होते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस तरह से सिडो हेप्टुलोज बन गया यहाँ पर। आगे देखें, सिडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट है। ये भी क्या करेगा, अपने पास से एक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, और हमें पता है यहाँ पे फॉस्फेट किस फॉर्म में जाता है, H3PO4 की फॉर्म में। वन मोर थिंग, जो इरिथ्रोज है इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे और DHAP के भी 2 थे, तो यहाँ पर सिडो हेप्टुलोज के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2। तो H3PO4 भी 2। इसने अपना फॉस्फेट रिलीज किया, तो फॉस्फेट इजीली कहाँ से रिलीज होगा, फर्स्ट कार्बन से। तो अब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है सिडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा फिर ये मैसी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने इसको लिखा सिडो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। ये जो सिडो हेप्टुलोज है, सिडो हेप्टुलोज अभी हमारे पास में PGL के 2 मॉलिक्यूल बाकी हैं, तो ये इससे रिएक्शन करेगा, ओके। तो PGL और सिडो हेप्टुलोज दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। और अब आप देखिए कि सिडो हेप्टुलोज के पास 7 कार्बन है और PGL के पास 3 कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 10। तो ये क्या होंगे, यहाँ डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, जो सिडो हेप्टुलोज है और PGL है दोनों कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होकर ये क्या करते हैं, 5 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाते हैं। एक है जिसका नाम है राइबोज 5-फॉस्फेट। क्या बनेगा, राइबोज 5-फॉस्फेट। मीन्स राइबोज एक शुगर है 5 कार्बन की, क्योंकि उसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट है। और जो दूसरा कंपाउंड बनता है, वो दूसरा कंपाउंड क्या बनता है, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट। तो ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स थे और अब 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर और बन जाएंगे, क्योंकि सिडो हेप्टुलोज 2 मॉलिक्यूल हैं, PGL भी 2 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, 10 कार्बन हो गए हैं। तो 5 कार्बन के बना रहे हैं, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसके भी 2। तो ज़ाइलुलोज टोटल कितने कार्बन का हो गया है, 4 कार्बन का हो गया है। और राइबोज जो है वो कितने कार्बन का हो गया है, 5 कार्बन का। सॉरी, ज़ाइलुलोज के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं और राइबोज जो है उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। बस लास्ट रिएक्शंस ये चल रही हैं, इसके बाद C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट है, ये राइबोज 5-फॉस्फेट एक एंजाइम जिसका नाम है आइसोमरेज। मींस ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आइसोमेराइजेशन कर रहा है। तो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। कितने कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की, ठीक है। ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट है, इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या करते हैं, आगे जाकर राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनाते हैं। एंजाइम यहाँ पर इनका एपीमेराइजेशन हो रहा है, तो एपीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में
ये क्या कर रहे हैं, ज़ैलूलोज। मीन्स ज़ैलूलोज से तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट एपिमेलेज एंजाइम के थ्रू बनेगा, और जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है उससे राइबोलोज बनेगा किसके थ्रू, आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू। अब आप देखें, राइबोज के 2 मॉलिक्यूल्स थे और ज़ैलूलोज के 4 मॉलिक्यूल्स थे, सबने कंबाइन होकर क्या किया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनाया। 6 मॉलिक्यूल इसके बन गए हैं। बस लास्ट रिएक्शन होगी जिसके अंदर क्या होगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या 1,5 बिसफॉस्फेट बन जाएगा। और ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है इसी को हम बोलते हैं RUBP। इसका रीजनरेशन यहाँ पर हो जाता है। अब ये कैसे होगा, इसके पास में एक फॉस्फेट है, इसे एक और फॉस्फेट चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ATP का यूज होगा। ATP यहाँ पर यूज होंगे और क्या बनाएंगे, ADP। ATP से ADP बन गया। राइबोलोज 6 मॉलिक्यूल है तो RUBP भी कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, तो ATP और ADP भी 6 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से राइबोलोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनेगा RUBP, और यही फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर फिर से PGA, PGAL और इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन होती है C3 साइकिल की या केल्विन चक्र की। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन्हें टुकड़ों में ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, जैसे मीन्स आपने पहले ग्लूकोज कैसे बना वो पढ़ लिया, फिर RUBP कैसे बना, रीजनरेट कैसे हुआ वो पढ़ लिया, तो इजीली आपको समझ में आएगा। इस रिएक्शन को, इस पूरे साइकिल को आप स्टेप बाय स्टेप समझें, इस तरह से PGAL को डिवाइड कर दें तो आपको इजीली ये समझ में आने वाला है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आप उसको क्लियर कर सकें। तो इसी तरह से आप मेरी क्लासेस देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम C4 साइकिल पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।